आज का जो भैया चैप्टर हमारा है ये है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। दिया यहाँ एनसीईआरटी ने कम दिया, तो यहाँ कम है, ज्यादा डाटा नहीं दिया है। फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें बाद तक, मतलब काफी दिनों तक 11th के पेपर भी आ जाए तब तक ही बच्चों को यही लगता होता है कि भाई हमें जो है बायोमोलिक्यूल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। तो आप हर बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करना, समझना कि क्या है ये, ठीक है। बाकी आपको ये कुछ केमिस्ट्री में भी इसका पार्ट मिलेगा, आपको 12th में शायद केमिस्ट्री में है, वो आपकी मदद करेगा इसके लिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि देयर इज ए वाइड वैरायटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर एंड नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। You have learned in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, मतलब अगर आप प्लांट टिश्यू लें और प्लांट टिश्यू में ये जानना चाहें कि वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पहले बताएंगे कि एक प्लांट का टिश्यू लोगे, उसके अंदर आपको ये जानना है कि किस किस चीज का टिश्यू का किस किस सब्सटेंस का बना है, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है, ये हम जानेंगे। पहले लिखा है कि इफ वी परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब अगर आप तीनों को चेक करें, एनिमल को भी, प्लांट को भी और माइक्रोब्स को भी, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर तरह के कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू मिलते हैं। इफ द सेम एनालिसिस परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर आप इसी तरह के एनालिसिस जो है वो अर्थ क्रस्ट पर परफॉर्म करते हैं, तो वहां जैसे वहां आपको क्या मिलेगा? सिमिलर लिस्ट मिलेगी। तो बात समझो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए हैं और हम भी किसके बने हुए हैं? मतलब जमीन में जो अर्थ क्रस्ट है वहां भी क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? फिर दोनों में ही क्या फर्क है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे बोलो, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। भाई अगर आप एब्सोल्यूटली सीधा बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की टर्म में अगर बात करते हैं, तो फिर तो कोई फर्क नहीं है। ना ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सिंपल अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। भाई आप में मैग्नीशियम, आयरन आप में भी है, वहां भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप में है, वहां भी होता है, ठीक है ना। एंड हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन अर्थ। अगर आप क्लोजर जाते हो तो आपको जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा लिविंग में मिलेगा बजाय अर्थ क्रस्ट के। अर्थ क्रस्ट के बजाय आपको जो लिविंग है वहां पर ज्यादा मिलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। आप केमिकल कंपोजिशन को उसकी कैसे एनालाइज करोगे? वी कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। तो यहां से थोड़ा बात काम की शुरू होती है, यहां से थोड़ा शुरू होता है कुछ समझने वाली बात, याद रखने का प्रोग्राम, कि भाई हम क्या करते हैं, एक टिश्यू लेते हैं, या फिर आप एक वेजिटेबल ले लें, या फिर एक लीवर का पीस ले लें, आप उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के एक मोटर पेसल लेके, मतलब वो जो खोटने वाली होती है ना, उसको लेकर के पीस लें, स्लरी बना लें उसकी। इफ यू वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ, अगर आप उसको चीज क्लोथ से छानोगे या कॉटन के कपड़े से छानोगे, तो आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक तो वो फ्रैक्शन मिलेगा जो नीचे छन चुका है, एक फ्रैक्शन वो मिलेगा जो ऊपर है। यानी एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा जो नीचे छना है, और एक ऊपर मिलेगा जो सुपर नेटेंट है, जो ऊपर रह गया है। तो लिखा है इन्होंने कि एक तो मिलेगा एसिड सोल्यूबल। भाई जो आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया था उसमें घुल करके जो नीचे आया है वो आपका एसिड सोल्यूबल हो गया।
और जो नहीं घुला वो आपका एसिड इंसोल्यूबल होगा। तो हमारे पास लिविंग सिस्टम में जो टिश्यू था उसके अंदर दो हिस्से बने, जिनमें से एक हिस्सा जो है वो आपका एसिड सोल्यूबल, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो आपका है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो जो आपका एसिड सोल्यूबल पूल है, जो घुला हुआ पार्ट है उसका, उसमें साइंटिस्ट को हजारों तरह के कंपाउंड मिले। नेक्स्ट देखते हैं, इन हायर classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from other compound. ठीक है, मतलब जब तक कि आप उनको एक एक करके अलग ना कर लो तब तक आप उसको सेपरेट करना है। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई कंपाउंड। एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अगर आप उसके एनालिटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर का भी आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसी केमिकल स्ट्रक्चर है, ये सब भी आपको आइडिया लग जाएगा। लिखा है कि यहां लिखा है ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। तो कार्बन कंटेनिंग तो बायोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। हाउएवर लिविंग टिश्यू आल्सो गोट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। तो लिविंग टिश्यू में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक तो मिलेंगे ही, बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं हमारे अंदर, ऑर्गेनिक तो है ही। जो कार्बन कंटेनिंग होता है दैट इज ऑर्गेनिक, उसको लेकर ऑर्गेनिक यूज करते हैं, उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। और टेबल जरूर याद रखनी है, भूलना नहीं है। ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यहाँ होती है, नाइट्रोजन जो है वो 3.3 है, या फिर आपको ऑक्सीजन के जस्ट बाद कौन आता है हमारी बॉडी में, वो कार्बन आता है। आप देखो कार्बन हमारी बॉडी में ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। नाइट्रोजन तो यहाँ अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल होता है, हमारी बॉडी में फिर भी नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। सल्फर और सोडियम देखो कितना कम, 0.2, कैल्शियम 1.5, मैग्नीशियम 0.1 या सिलिकॉन वगैरह नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। लिखा है हाउ डू वी नो दिस, अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से अ लीफ और लीवर, एंड दिस कॉल्ड वेट वेट। आप क्या करें, एक टिश्यू लें, उसका वेट कर लें और उसको सुखा लें, ड्राई कर लें। ऑल द वाटर इवेपोरेट, जितना पानी उसका सारा उड़ जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट, जो बचा है वो क्या है, ड्राई वेट है। वाटर से तो कोई मतलब नहीं है, वाटर उड़ गया है, तो जो बचा हुआ है आपके पास वो क्या है, ड्राई वेट है, ठीक है ना। अब ड्राई वेट को ये क्या कह रहे हैं कि उसको आप जो है वो कर ले, बर्न कर ले, जला ले, ठीक है ना, या पूरी तरह मतलब जला सीधा बर्न कर ले। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में लाइक CO2 और वाटर वेपर बन जाएंगी वहां पर और चले जाएंगे, ठीक है। कार्बन तो चली गई आपकी अब ऑक्सीडाइज होकर के। अब आपका जो बचा है वो बचा है ऐश उसमें। तो आपका जो ऐश होगा उसके अंदर आपके क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो जो आपकी ऐश है ये क्या रखती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रखती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी हैं, ठीक है, वो पोटेशियम, सोडियम, ये सब। Inorganic compound like sulfate, phosphate, etc. are also been seen in acid soluble fraction. ये भी आपको कहाँ दिखते होते हैं, acid soluble fraction में दिखाई देते हैं। Therefore, elemental analysis give elemental composition of the living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compound give an idea the kind of organic, inorganic constituent. अगर आप उसकी एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता लगता है कि कंपाउंड कैसा है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कैसा है। लेकिन अगर आप खाली कंपोजिशन देख रहे होते हो, एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे होते हो, तो आपको उसमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एलिमेंट देखोगे तो आपको मिलेंगे एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सब। अगर आप उसे कंपाउंड की तरह से एनालिसिस करोगे तो फिर वहाँ और क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड,
ठीक है ना। अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो आपके जो है कोई कोई कीटोन है, कोई कोई आपका जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप उसको देखोगे बायोलॉजी में आप, तो वहां तो वो कोई कोई न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए बनाता है, कोई आपका फैटी एसिड है जो आपकी फैट फॉर्म करता है। अब आपका मान लो फैटी एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना, या फिर किसी के और के पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो केमिस्ट्री से तो कहेंगे कि वो एल्डिहाइड ही है, लेकिन नॉर्मली तो वो कुछ और ही है ना। जैसे ग्लूकोज आपका क्या है, एल्डिहाइड होगा इस हिसाब से तो, लेकिन ग्लूकोज तो आप कहोगे दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। लिखा है एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक। तो यहाँ देखो आप सुनो बात ध्यान से आराम से, यहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर, ठीक है, यहाँ से। तो सबसे शुरू में इन्होंने सीधा ही आते ही शुरू कर दिया है आपका अमीनो एसिड, ठीक है। हम यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। 4 तरह के आपके क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है ना, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड ये है। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये है। अगर आप बात करते हैं फैट की तो वहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस है, ठीक है ना। तो इस तरह ही जो आपका जो क्या बोलते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है, वहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है। तो सबसे पहले इन्होंने सीधा जो अमीनो एसिड शुरू किए हैं, अमीनो एसिड क्योंकि आपके प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रोटीनों को बनाते हैं, तो ये यूनिट ऑफ द प्रोटीन हुआ एक तरह से। तो पहले आप अमीनो एसिड को जाने, जितना इन्होंने बताया, इन्होंने थोड़ा सा बताया, बहुत ज़्यादा ये बताते नहीं है, कम कम बताया चैप्टर में, उतना ही आपको जान समझ में आता है तो बहुत है, कम कम ही समझ में आ जाए बहुत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एन एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। देखो अगर मैं आपको एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बताऊं तो आपकी ऐसी होती है, कार्बन, ये आपकी मीथेन, इसको आपको मीथेन, ये आपकी मीथेन होती है CH4। यहाँ लिखा मिलेगा कि जो आपकी अमीनो एसिड है वो आपके सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अमीनो एसिड आपके क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब ये होता है कि जिसके कार्बन के जो चारों जगह जहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड में क्या मिलता है, एक तरफ हाइड्रोजन होती है, एक तरफ आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, एक तरफ आपको अमीनो ग्रुप मिलता है, और यहाँ होती है साइड चेन। साइड चेन का मतलब होता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, आर की जगह पे कुछ भी आ सकता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, एल, कुछ भी। वो डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉमन जो आपके अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर आपको ये ही मिलेगा, ये जरूर मिलेगा। हर अमीनो एसिड में आपको एक अमीनो ग्रुप, इसी वजह से इसको अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों मिलाकर होते हैं अमीनो एसिड। साथ में उसके एक सिरे पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ आर की जगह पर कोई भी चेन हो सकती है, ठीक है। एंड देयर आर, देखो यहाँ लिखा है कि द अल्फा कार्बन दैट इज द सेंट्रल वन इज अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये आपके क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस, 4 वैलेंसी पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कार्बन है उसको 4 को जोड़ सकता है, ठीक है ना, उसकी 4 वैलेंसी पोजीशन होती है। एंड दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, वो आपके होते हैं हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। एंड ए वेरिएबल ग्रुप, एक क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप जो होता है वो आपका आर होता है, आर साइड चेन, ठीक है ना। कैसी होती है, आर साइड चेन होती है, ये वेरिएबल ग्रुप डिसिग्नेटेड एज आर ग्रुप। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप के नेचर के आधार पर आपके जो होते हैं कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे 20 अमीनो एसिड लगभग यहाँ लिखे गए हैं, आपको बताए गए हैं। तो आपकी जो नॉर्मल प्रोटीनें होती हैं, नॉर्मल प्रोटीनों में आपकी टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 होते हैं। आजकल वैसे 21-22 हो रहे हैं तो, लेकिन आप
20 जाने। और दूसरी बात ये है कि भाई जो आपके वैसे अगर आप एमिनो एसिड की बात करो तो ऐसे बहुत 300 तरह के एमिनो एसिड होते हैं लगभग, कि द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। तो ये सबसे सिंपल वाले के लिए लिखा है, मतलब सबसे सिंपल जो आपका एमिनो एसिड होगा उसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, उसका नाम है ग्लाइसिन। अगर आप ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लाइसिन में आपका यहाँ पर इस पोजीशन पर यहाँ पर H होगा, जो हमने आर ग्रुप बताया था ना वहाँ H होगा, ये COOH होगा, NH2 होगा ये, ठीक है ना। और यही आपका एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि आपका सिमेट्री शो कर रहा है किसी तरह की, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एक ही जैसा ग्रुप है तो एक सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन बाकी के जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो आपके सारे के उनमें जो सेंट्रल कार्बन होता है ना वो एसिमेट्रिक होता है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि सिमेट्रिक कौन सा होता है आपका, ठीक है, या फिर एसिमेट्रिक कौन सा नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्लाइसिन जो है आपका सिमेट्री शो करता है, क्योंकि इसमें साइड चेन जो होती है वो आपकी H होती है, हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट है, अगर मान लो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाओ इसकी जगह पर HCH3 लगाओ, तब आपका क्या होगा, एलेनीन होगा। अगर इस हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाओ यानी CH3OH लगा हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे, सीरीन है। तो इन्होंने 3 के बारे में बताया, स्ट्रक्चर आगे जो है 2-3 इन्हीं की स्ट्रक्चर बना के दे रखी है, ठीक है। तो आप ये 3 की स्ट्रक्चर तो कम से कम याद ही करें, 3 की तो करनी चाहिए आपको याद ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शन ग्रुप। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका एमिनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी ये है, कोई बेसिक है, कोई आपका एसिडिक है, कोई अल्कोहलिक है, कोई आपका न्यूट्रल है या फिर एरोमेटिक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इस बात पर डिपेंड करती हैं इनकी साइड चेन पर और इनके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है उन पर, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे आर एसिडिक, ठीक है ना। ये कैसे हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड होगा इसकी जो साइड चेन होगी उसमें आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, COOH मिलेगा। इन बेसिक में लाइसिन, उसकी साइड चेन में आपको एक्स्ट्रा एमिनो एसिड मिलते हैं। न्यूट्रल वैलिन, खाली कार्बन कंटेनिंग चेन होती है इसकी साइड चेन में ना, CH2 CH3 CH3। एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल बताएं, आपसे पूछ सकते हैं एसिडिक का एग्जाम्पल बताइए, एक ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड होता है, बेसिक में पूछ लेंगे आपके लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है, एसिडीन होता है। न्यूट्रल आपके होते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। जैसे उन्होंने कहा कि भाई एरोमेटिक जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, तीनों के नाम नहीं भूलने, बिल्कुल भी नाम नहीं भूलना इनका ना, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आप एरोमेटिक एमिनो एसिड के नाम बताइए, कौन से आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड आपके टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान होते हैं। इनकी जो साइड चेन होती है वो आपके एरोमेटिसिटी शो करती है। एरोमेटिक कंपाउंड आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे होते हैं, या फिर आप कॉमन समझ लो कि जिनकी जहाँ पर ऐसा दिखता है ना, ऐसे जिनकी साइड चेन दिखती है तो दे आर एरोमेटिक। मतलब हम हमेशा नहीं होते, मतलब ऐसे बता रहा हूँ आपको, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, कुछ रूल्स इनको फॉलो करने होते हैं, तब इनको एरोमेटिक बोलते हैं। A particular property of amino acid is the ionizable group of NH2 and COOH। तो जो किसी एमिनो एसिड की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो देखो, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। कह रहे कि अलग अलग जो आपका सॉल्यूशन होगा, अलग अलग पीएच का जो आपका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में आपका जो एमिनो एसिड है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। पीएच के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन की पीएच के अकॉर्डिंग ये शो करता है। ये जो इसके NH2 और COOH है ये आयनाइजेबल ग्रुप है, ये सॉल्यूशंस में जाकर के आयनाइज हो जाते हैं। लाइक अगर आप इस नीचे देखो तो आपको दिखेगा कि ये अभी क्या हुआ, इसका जो इस इधर आप देख रहे होगे, यहाँ दोनों तरफ इस सेंटर वाले देखो प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो ये इस टाइम तो इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस। तो ऐसा जो कंडीशन जब ये शो करते हैं तो ये ज्यूटर आयन है, ठीक है ना। मतलब जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसमें यहाँ बेसिक, जहाँ ना तो बेसिक होता ना एसिडिक होता है, तब ये कैसा रखते हैं, 2 आयन रखते हैं, प्लस और माइनस दोनों तरफ। तो तभी हम इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन है। क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन।
तो ज्विटर आयन मतलब ये ऐसी पीएच पर होते हैं, मतलब ऐसी पीएच होनी चाहिए जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करती हो। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का शो करना मतलब एक मॉलिक्यूल आपका जो कि आपका प्लस और माइनस दोनों चार्ज रखता हो, यानी वो हाइड्रोफिलिसिटी हाइड्रोफोबिसिटी दोनों रखता हो, यानी वो बेसिसिटी एसिडिटी दोनों रखता हो, तब आपका ऐसा एम्फीपैथिक लाइक मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है। आपसे यहाँ से ज्विटर आयन का डायग्राम बनवा लेंगे। यहाँ इन्होंने जो ये एक पैराग्राफ दिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको इन्होंने लिपिड बताया है। पूरे चैप्टर में जो लिपिड का जो हिस्सा है, लिपिड के हिस्से जो फैट के हिस्से जो चैप्टर आया है वो ये पैराग्राफ आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फैट को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, लिपिड को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है आजकल ना ज़्यादा, ना इसके बारे में बताया जा रहा है आपको। तो इतना जितना दिया है इतना आप जान लो। इसमें भी सबसे कॉमन जो बात है वो ये जान लो कि फैट है क्या, एक्चुअल में फैट होती क्या है लिपिड का मॉलिक्यूल। ये आप एक बार समझ लो अच्छे से दोबारा से, ठीक है। तो चलो देखो पहले तो क्या होता है। देखो कि एक अगर मान लो आपका ना लिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लिसरॉल एल्कोहल है आपका, ठीक है। इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, यहाँ तक कि सिंपल जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ना ये भी फैट है, इसे भी आप एक फैट कंसिडर करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल सिंपल फैट्स होते हैं, जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आपके ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के जुड़ने से बनते हैं। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड ये है कि एक कार्बन की चेन जिसमें एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और दूसरे एंड पर मिथाइल ग्रुप हो और बीच में लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन हो। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड कि ये कितने कार्बन हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 जितना कार्बन है, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर फैटी एसिड, कौन सा फैटी एसिड है वो। अगर इस पूरी चेन में यहाँ से यहाँ तक कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये फैटी एसिड तुम्हारा सैचुरेटेड होगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक अगर इसमें ऐसे लिख देते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, ये लंबी चेन है, इसमें बीच में एक जगह डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर मान लो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये तुम्हारा जो फैटी एसिड होगा फिर हम बोलेंगे इसको अनसैचुरेटेड। ये आपका कैसा होगा? सैचुरेटेड। तो ध्यान से पहले तो ये ध्यान रखना, जहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके घी होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके ऑयल्स होते हैं, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं? ऑयल्स होते हैं, ठीक है। अब ये फैटी एसिड आपका जो ये सिंपल फैटी एसिड है ये आपका इसके साथ जुड़कर, ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर, इसके साथ जुड़ करके न्यूट्रल फैट बनाता है। तो अगर भी हम कहें कि यहाँ पर ये OH है और यहाँ इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, और यहाँ इसके पीछे जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन है, कितनी लंबी कुछ पता नहीं, कोई कौन सा फैटी एसिड है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक आपका इधर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ा होगा, ऐसे ही मतलब इसका जो OH है ये इधर ले आते हैं क्योंकि इधर, ठीक है। एक यहाँ पर जुड़ा होगा आपका ऐसे ही, लाइक दिस। एक आपका यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो बॉन्ड आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा एस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड। यहाँ भी क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। देखो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ,
इसको हटाना पड़ेगा नहीं, ये जो ओ है ना ये बॉन्ड में आ जाएगा ऐसे यहाँ पर। तो ये देखो आप ध्यान रखना, फैटी एसिड एस्ट्रीफाई हुआ है अल्कोहल के साथ, तो फैटी एसिड के अल्कोहलिक एस्टर जो है ना, फैटी एसिड के अल्कोहलिक एस्टर जो है ना, दे आर फैट्स, न्यूट्रल फैट्स। यहाँ तक कि सिंपल फैटी एसिड भी फैटी है, पर ये आपका एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना है, लिपिड का मॉलिक्यूल चेन्स नहीं बनाता, लिपिड के मॉलिक्यूल चेन फॉर्म नहीं करते, एक एक मॉलिक्यूल होता है। अगर मान लो तुम्हारा घी है तो उसमें फैटी एसिड जो होंगे वो सैचुरेटेड होंगे सारे, अगर ऑयल है तो उसमें फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ज़्यादा बार अनसैचुरेशन होगा तो ज़्यादा ऑयल होगा, ऐसा है, ठीक है ना। और अलग अलग फैटी एसिड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक और बात आप ध्यान से सुन लो कि फैट चाहे वो कैसा भी हो, मतलब ठीक है, तो वो होता है ऐसा ही, इन्हीं का ही बना होता है। बस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप जो घी खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने चाहिए, वो भी कहीं ये होने चाहिए, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक, ये काम की बात है इसलिए बता रहा हूँ मैं ना। लिनोलिक, लिनोलेनिक और एकिडोनिक, ये आपके जो हैं काम वाले फ़ायदे के हैं। अगर आप कोई फैट खा रहे हैं उसमें ये वाले होने चाहिए, तब फ़ायदा है। बादाम, अखरोट, उनमें ये होते हैं, ठीक है, ये वाले चाहिए। तो बाकी सब कूड़ा है जितना भी इधर उधर से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपकी बुक में देखते हैं इन्होंने क्या बताया थोड़ा सा। यहाँ लिखा है कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्यूबल। ये तो हमें पता है कि भाई लिपिड जो है वाटर इंसॉल्यूबल होते हैं। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, भाई ये कह रहे फैटी एसिड भी फैट हो सकते हैं। फैटी एसिड है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू ए आर ग्रुप, ठीक है। आर का मतलब है लंबी चेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन। एंड द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, आर ग्रुप जो है आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर ज़्यादा लंबा कार्बन का चेन हो, 1 से 19 कार्बन की चेन हो, ठीक है। ध्यान आपको रखना होगा कि आपका जो वो जो वैसा कार्बन है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, शुरुआत वाला कार्बन है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ये लिखा एग्जाम्पल, पामेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, आप ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिल वाला कार्बन भी जुड़ा है, वैसे चेन में जो है 15 है, CH2 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 CH3, ऐसे मतलब 15, और एक आपका हो गया कार्बोक्सिलिक वाला COOH वाला। अरेकिडोनिक में आपके ये 20 कार्बन का है, और ये आपका अनसैचुरेटेड है। देखो इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे ना, तेज है ये बहुत, कि अरेकिडोनिक जो है आपका वो कैसा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बाकी जो ये आपका पामेटिक एसिड है ये आपका सैचुरेटेड है। इसमें 20 कार्बन है तो 19 कार्बन की चेन होगी, उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। इन फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, ये आपको बता देते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड है, वो घी बनाएंगे, जहाँ भी घी होता है जो भी आपका जमा हुआ होता है। अनसैचुरेटेड होते हैं तो वो डबल बॉन्ड्स के साथ होते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, देखो ये कितनी अच्छी लाइन है, खाली ग्लिसरॉल भी सिंपल लिपिड है। बच्चे इस लाइन को पढ़ते ही नहीं है, काट देते हैं, मतलब अगर मेडिकल में सवाल आ जाए ना कहीं इधर उधर ऑप्शन में रहता है कि सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, बच्चे कहते हैं ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल होता है, लिपिड थोड़ा ही होता है, ठीक है ना। विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रोपेन है वो। एंड मैनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, देखो दोनों लिखे हैं, ज़्यादातर लिपिड में दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड भी। देखो अगर मान लो कि एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ हो एस्टर बॉन्ड से, क्या लिखा है, फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, तो एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अगर एक जुड़ा होगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड रहते हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड रहते हैं तो ट्राइग्लिसराइड, ऐसे रहता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स, इनको क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं। एंड न्यूट्रल फैट्स होते हैं। एंड आर ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स का तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता ही है भाई। एंड हैंस रिमेन इज ऑयल इन विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम मार्केट, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड ए फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से देखो नई बात शुरू हुई है, यहाँ से जो बात शुरू हुई है वो ये कह रहे हैं कि भाई
ये तो थे आपके सिंपल लिपिड। अब आपके क्या हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं। फोस्फोलिपिड्स भाई आपकी मेम्ब्रेन्स में मिलते हैं। फोस्फोलिपिड कहाँ मिलते हैं, मेम्ब्रेन्स में मिलते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें फोस्फोलिपिड मिलते हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई मेम्ब्रेन सेल वाले चैप्टर में हमारे है कि भाई मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें ऐसा बाइलेयर ऑफ लिपिड होता है। लिपिड की दोहरी परत होती है एक, जिसमें कि लिपिड का हेड होता है, 2 टेल होती हैं, ऐसा होता है, ऐसा देखा हुआ हमने एक ये, ठीक है। तो ये जो लिपिड हैं आपकी, ये आपके कौन से लिपिड होते हैं मेम्ब्रेन में, ये आपके फोस्फोलिपिड होते हैं। क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फोलिपिड की खास बात होती है वो न्यूट्रल लिपिड से थोड़े से डिफर करते हैं। इनका जो हेड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इस पर चार्ज है, और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, ठीक है। तो अब ये जो हेड में जो चार्ज आया ना, जो हाइड्रोफिलिसिटी शो कर रहा है इसका हेड, वो कर रहा है ड्यू टू द फोस्फेट, क्योंकि फोस्फेट इसमें ऐड हो जाएगी। अब एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है, लिखा है कि भाई सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फोस्फोलिपिड, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। लेसिथिन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसका डायग्राम अगले पेज पर दिया गया है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूट्रल टिश्यू हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं आपके ब्रेन वाले, उनमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरह के लिपिड मिलते हैं। जहाँ पर जो आपको हेड मिलेगा, मतलब जो आपको, जैसे हमने ग्लिसरॉल का यूज किया है, उसकी जगह पर कोई दूसरी तरह का अमीनो अल्कोहल यूज होता है, उसका नाम होता है स्फिंगोसिन। तो वो यहाँ इस तरह की बातें बताई नहीं गई। एनसीईआरटी ज़्यादा जा ही नहीं रही है लिपिड के मामले में, या औरों के मामले में भी इतना ज़्यादा नहीं जा रही है। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे कहीं एमबीबीएस में जाकर फर्स्ट ईयर में, तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें रिंग वाले कंपाउंड मिलते हैं, या रिंग फॉर्म करते हैं जो। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन बेसिस, कुछ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एंड व्हेन फाउंड अटैच्ड टू ए शुगर दे आर न्यूक्लियोसाइड। देखो इन्होंने यहाँ ये पैराग्राफ जो लिया है, पहले इन्होंने एमिनो एसिड बताए, ठीक है, फिर इन्होंने लिपिड बताया। अब ये जो बता रहे हैं ना, ये डीएनए के लिए, डीएनए में की जो यूनिट है ना, डीएनए जिसका बना होता है, वो उसको बता रहे हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि ये चेन जो है, चेन कैसे बनती है वो बाद में बताएंगे, पहले ये यूनिट बता रहे हैं। मतलब आप समझो कि दीवार बनने से पहले ईंटों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये ऐसा है कि भाई अभी ये डीएनए जिसका बना होता है, डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अभी क्या है, पहले ही आपको न्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं क्या होता है यहाँ, वो भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रहे हैं, वो भी आराम से थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे अंदर, उनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स मिलते हैं, और वो जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो अभी हम इसकी पहले आपको मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा ना, एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है एक्चुअली में ना, वो देख लो पहले। एक जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर हम कहें कि भाई डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आपका न्यूक्लियोटाइड ना 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक तो आपका होगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, प्लस एक चीज़ होगी आपकी शुगर, वो भी 5 कार्बन की पेंटोज शुगर। एक चीज़ होगी आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। पर अगर इन दोनों को जोड़ें तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ेंगे तो बनेगा, फिर पूरा बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड
तो जो आपका डीएनए होता है, आरएनए जो भी होता है, न्यूक्लिक एसिड, वो इसका पॉलीमर होता है। फिर इसी तरह अगर बताएं नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है एडेनिन, एक आपका होता है गुआनिन। पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, एक आपका होता है साइटोसिन, एक आपका होता है थायमिन, एक आपका होता है यूरेसिल। ये चारों तो मिलते हैं डीएनए में, यूरेसिल मिलता है आरएनए में, ठीक है। और आरएनए में थायमिन नहीं मिलता। इन प्लेस ऑफ थायमिन आरएनए हैव यूरेसिल। तो बस यूरेसिल के बजाय आरएनए में, और आरएनए में थायमिन के बजाय यूरेसिल होता है, और डीएनए में थायमिन होता है। तो ये चार तरह के बेसिस हैं, ठीक है, पांच तरह के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो है वो उस रिंग के लिए वर्ड जो पीछे किताब में लिखा है आपकी बुक में कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आर प्रेजेंट, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स की बात कर रहे हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनकी बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो पेंटोस शुगर है, ये 5 कार्बन की शुगर, मान लो ये आपकी 5 कार्बन की शुगर है, तो वो दो तरह की शुगर होती हैं, जिनमें से एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज, एक होती है राइबोज। तो जिस शुगर में आपका दूसरे कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है इस तरह से OH HCH2OH, ये आपकी शुगर है, ठीक है। ये तो जिसमें यहाँ दूसरे कार्बन पर OH है ये वाला, ठीक है, तो ये आपकी शुगर हुई राइबोज। ये तो मिलेगी आरएनए में। ऐसी शुगर कहाँ मिलती है? आरएनए में मिलती है। और अगर मान लो यहाँ पर OH के बजाय H हो जाए तो फिर ये होगी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होगी वो आपकी कहाँ मिलेगी? डीएनए में मिलेगी। तो डीएनए में आरएनए में फ़र्क ये है कि डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, और डीएनए में शुगर जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर इन्होंने कहा कि भाई नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं पहले, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा? ये शुगर है, इसके साथ इस पोजीशन पर यहाँ पर या तो एडेनिन जुड़े, या फिर गुआनिन जुड़े, या साइटोसिन जुड़े, या यूरेसिल जुड़े। यूरेसिल जुड़े तो मतलब अगर राइबोज शुगर है तो यूरेसिल जुड़ेगा, वरना थायमिन जुड़ेगा, डीएनए वाली है तो, ठीक है। अब इनकी स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं दी गई है, थोड़ी शायद एक दो की दी गई है, तो उनकी जितनी दी है उनकी आपको जाननी है, ज़्यादा नहीं जाननी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जुड़े होंगे नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो पहले कार्बन से शुगर के जुड़ जाते हैं, बॉन्ड होता है इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक, ये आपको चैप्टर में बाद में आएगा, इससे जुड़ जाएंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर जो बनेगी इसमें कि एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोस शुगर जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फिर अगर इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जुड़ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो वो फॉस्फेट जुड़ने से क्या होगा भाई? फॉस्फेट के जुड़ने से क्या होगा? यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा और एक एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो ये चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ बॉन्ड बनेगा ऐसा, फॉस्फेट, ये बन गया एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट जो है वो शुगर के साथ एस्टर बॉन्ड से जुड़ती है, और नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, और पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड होता है, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड ये आपके जुड़ के चेन बनाते हैं और डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना है इसी फॉस्फेट की वजह से ही एसिडिक कहा गया है डीएनए, एसिड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिडिटी जो है वो यही है फॉस्फेट। तो जब ये एडेनिन का होता है तब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोस, खाली देखो खाली न्यूक्लियोसाइड होगा तो हम बोलेंगे एडिनोसिन, और अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो हम बोलूँगा एडिनाइलिक एसिड। दोनों में फ़र्क है, एसिड कह रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, और खाली कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है कि व्हेन दे फाउंड अटैच
तो जब वो आपस में जुड़े होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करते हैं, लिखा है। इफ़ अ फॉस्फेट इज एडिड, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी एस्टरीफाई कर दिया जाए, मतलब बताया इन्होंने कि एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, ध्यान समझना आप बात। फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा शुगर के साथ, दे आर कोल्ड न्यूक्लियोटाइड, फिर उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, थाइटिडिन, ये सारे न्यूक्लियोसाइड हैं। लेकिन एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनालाइक एसिड, यूराडाइलिक एसिड, साइटाडाइलिक एसिड, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जब हमने कहा कि जो फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो हम एसिड की बात करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे एसिड, और बिना उसके हम बोलेंगे उसको खाली एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, थाइमिडिन, ऐसे बोलेंगे। न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली, एंड डीएनए आरएनए फंक्शन जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों का फंक्शन जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है। ये खत्म कर दी मैंने बात। नेक्स्ट पेज पर कुछ डायग्राम्स देंगे, इनको देखो। सबसे पहले तो आपको ये जरूर याद करने हैं, मतलब ये ना, ये देखो आपके जो ऊपर दिए गए राइबोज शुगर है, ग्लूकोज का डायग्राम है, ठीक है। ऊपर जो दिया गया ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा रिंग से बाहर है। यहाँ भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिंग से बाहर है। ये आपकी राइबोज है। अगर यहाँ पर H हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में जो दूसरा कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस तरह अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दिए हैं, इनको तीनों को याद करना है आपको, साइड चेन से याद करनी है। सवाल अगर आ जाएगा एल्कोहलिक एमिनो एसिड का नाम बताइए, तो एल्कोहलिक किसकी साइड चेन में OH है, वो क्या आपका एल्कोहलिक है। इसके साथ एक और बता देते हैं, थ्रियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन दोनों क्या है, एल्कोहलिक है। ये कैसा है, न्यूट्रल है। ये भी कैसा है, न्यूट्रल है। सबसे सिंपल एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक वाला कौन शो करता है, ये शो करता है सिमेट्रिक, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि बाकी कोई सिमेट्रिक शो नहीं करता। इसमें दोनों पे HH है, बाकी सारे के कार्बन एसिमेट्रिक होते हैं, ये भी। नीचे दिया है फैटी एसिड की बात हम कर चुके हैं, ये पामेटिक एसिड है, ग्लिसरॉल बता चुके हैं, ये भी ट्राइग्लिसरॉल, ये नॉर्मल फैटी एसिड, नॉर्मल फैट है। ये आपका जो है क्या है, फोस्फोलिपिड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फोस्फेट के साथ पहले तो देखो क्या होगा, 3 कार्बन की सही रहा, वैसी रहा सिंपल, R2 R1, मतलब ये फैटी एसिड लगे हैं। तीसरे वाले पे पहले फोस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड बना, फिर उसके बाद ये जुड़ा हुआ है जो एमिनो एल्कोहल है, ये क्या है, अमीनो एल्कोहल। इस अमीनो एल्कोहल को कोलिन कहते हैं, CHOLINE, कोलिन। तो कोलिन और ये जुड़ करके, मतलब फॉस्फोटिडिक एसिड है ये जुड़ करके क्या बनाता है आपका, लेसिथिन। और नॉर्मली मेम्ब्रेन की जो फोस्फोलिपिड मिलता है वो आपका लेसिथिन होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाएगी, आ जाती है पेपर में कई बार, ध्यान से देखना इसको ना, इसके स्ट्रक्चर को। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर दी गई है, ठीक है ना। नीचे दिया गया एडेनिन, एडेनिन की स्ट्रक्चर याद कर लेना आप लोग। प्यूर एडिनोसिन बताया, तब जब इसके साथ शुगर लग गई तो फिर ये एडिनोसिन हो गया। इसमें जो है ये इसका 9वें नंबर का नाइट्रोजन है, ध्यान रखना। 9वें नंबर का नाइट्रोजन जो है ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है पहले कार्बन पर, ठीक है। इसी तरह जो आपको नीचे यूरेसिल दिया है, इसका जो पहले नंबर का नाइट्रोजन है ये आपका बॉन्ड बनाता है शुगर के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूरिडीन, मतलब यूरिडीन क्या है, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। यूरिडाइलिक एसिड होता तो यहाँ पर फॉस्फेट भी लग जाती, फिर ये बनता न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। जैसे एक बना के दिखाया एडिनाइलिक एसिड, यानी कि इसमें एडेनिन है और फॉस्फेट भी है। एक बात और बता दूं कि ये एक फॉस्फेट के साथ नहीं होते हैं। डीएनए में जब होते हैं तब इन पे एक ही फॉस्फेट होती है, लेकिन जब ये बाहर होते हैं तो इनके पास 3 फॉस्फेट होती हैं। अगर आप देखो ये एडेनिन है, एडेनिन और शुगर दोनों मिला करके क्या बन जाएंगे, एडिनोसिन। और एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगा दूं, 1 2 3, तो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP होता है। तो ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो अगर ATP पूछे तो ATP है क्या एक्चुअली में, ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है जो आपका एनर्जी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जब 2 टर्मिनल फॉस्फेट टूटती है ना, एक टूटती है तो बहुत सारी फ्री एनर्जी निकलती है, वो यूज हो जाती है। तो ऐसे ही पूछ ले ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड है,
ठीक है। अगर ये सब शुगर की जगह DNA वाली शुगर लगा लें तो फिर वो बन जाएंगे DATP, DCTP, DGTP, DTTP, ऐसा। ठीक है, वो डीऑक्सी शुगर हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, लिखा है कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ compound small and big from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, etc. For reasons that are given in 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. जो रिएक्शंस में भाग लेते हैं वो मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं, दे आर मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इन एनिमल्स टिश्यू वन नोटिस दैट presence of all such category compounds shown in 9.1 figure. These are called primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal, microbial cell, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolite. Alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotic, color pigment, scent, gum species. अब ये क्या है सब? ठीक है ना, जो नॉर्मल उसके जो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं उनसे अलग, जो प्लांट यूज नहीं कर रहा, जो ऐसे बना के छोड़ रहा है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शंस में जो बाई प्रोडक्ट निकलती है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलती है, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो एक तो ये आपके एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, उनके सबके फंक्शन होते हैं, जबकि इनके कोई फंक्शन नहीं होते प्लांट के लिए पर्टिकुलर, उसके लिए तो होते हैं जो बनाते हैं। We don't at the moment understand the role of function of the all secondary metabolite, इनका कुछ पता नहीं अभी, in host organism. However, many of them are useful to human welfare. मतलब हम तो रबड़ को, ड्रग को, स्पीसीज, सेंट हम यूज कर रहे हैं ना भाई, प्लांट अपने लिए थोड़े बना रहा है चीज़ों को, तो ये हम यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, करते कुछ और रिएक्शंस में उनकी ये बन जाते हैं। Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapter and years you will learn more about this. बाद में पढ़ोगे, यहाँ से आपको ये टेबल लर्न करनी होगी जरूर। इसे मेडिकल में, बोर्ड में, हर जगह सवाल आता ही है, स्कूल में भी ना, कि भाई आपसे पूछेंगे कि मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन आपकी को एक एल्कलॉइड है, ठीक है ना। मॉर्फिन अफीम के प्लांट से मिलती है। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, यार मतलब मोनोट्रिपिन डाइटर्पिन्स होते हैं, टर्पिन सुना होगा, ये भी प्लांट से निकलते हैं। एसेंशियल ऑयल्स, एप्रिन, रिसिन, दीज आर टॉक्सिन्स, ये भी प्लांट से निकलते हैं। कॉन्केबलिन ये लैक्टिन्स हैं। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, ये भी कहाँ से निकलती है, प्लांट से निकलती हैं। रबर, गम, सेल्यूलोज एक्सेट्रा, दे आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये विनब्लास्टिन जो है ये एंटी कैंसरस ड्रग है, काफ़ी अच्छा सवाल आता है ऐसे ना, एंटी कैंसरस ड्रग। एक और होती है इसके साथ में, उसका नाम होता है विनक्रिस्टिन, और ये आपकी सदाबहार के प्लांट से निकलती है। विंका रोजा जो आपका सदाबहार का प्लांट है उससे निकलती है। तो इसके बाद शुरू होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाई, आज के लिए इतना ही करो तुम, ठीक है, काफ़ी है। आराम से चीज़ों को पढ़ना, बहुत आसान है, टफ नहीं है। मतलब लोगों को लगता है टफ है, आसान है। एक एक चीज़ को जितना बताया उतना करें, पहले जो आया है इसमें एनसीईआरटी से जो आता है वही किया जाए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जानने की कोशिश ना करें जाता है, इसको समझे अच्छे से, एक लाइन का मतलब समझे क्या है, हर एक बात को ध्यान से सुने, तब जा करके आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। धन्यवाद बहुत। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।